नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर और सीएचओ की तैयारियों को धार देने के लिए हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, आज उस डिस्कशन की कड़ी में हम बात करेंगे बच्चों कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन एक छोटा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। प्यारा इसलिए कि बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको चीज़ें याद नहीं हैं तो चाहे कितनी भी इजी हो आप उसका आंसर गलत कर सकते हैं। इसलिए छोटे से टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा आज जो आपने अभी तक इस टॉपिक में नहीं पढ़ी होंगी या जिन चीज़ों पर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो कोल्ड चेन, पहले तो इसका बेसिक मीनिंग समझ लो। कोल्ड चेन का मीनिंग क्या है, आई मीन जो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अलावा एक समझ आपके अंदर होनी चाहिए कोल्ड चेन की। कोल्ड चेन किसके लिए यूज़ करते हैं? कोल्ड चेन बच्चों यूज़ करते हैं अपन वैक्सीनेशन के लिए, है ना। वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन्स अपन मैन्युफैक्चर साइट से, वैक्सीन कहाँ बनता है? जहाँ उसकी फैक्ट्री है ना। जैसे कसौली में है, हिमाचल में है, या दूसरी कहीं और स्टेट में है। तो फैक्ट्री तो ले दे करके 2, 4, 6 जगह पर है पूरे देश के अंदर। तो वहाँ से पहुँचाना अपने को कहाँ तक है? क्योंकि हर बच्चे को इम्यूनाइज करना है ना, हर बच्चे तक वैक्सीन पहुँचना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ से चल कर के वो कहाँ तक पहुँचेगा? जहाँ बच्चे को वैक्सीनेट करना है, यानी कि जो एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट होगी वहाँ पर। कहाँ से चलना है? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ वो बन रहा है। तो वहाँ से लेकर के और एक्चुअल साइट तक, पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी का नाम कोल्ड चेन है। यानी कि हमें एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वहाँ मैन्युफैक्चर साइट से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन की साइट तक। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कोल्ड चेन वैक्सीन को पेटेंट या पोटेंसी को बनाए रखने के लिए, उसको सही इफेक्टिव बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोल्ड चेन को फॉलो नहीं किया तो चाहे आप वैक्सीनेशन कर दो, लेकिन वो वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए इस पर सवाल भी लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है और क्या क्या सवाल बनते हैं। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट। कोल्ड चेन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज, 2 शब्दों पर ध्यान देना, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट है वहां तक। जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जिन पे मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों कीवर्ड्स पर ध्यान दो। कीवर्ड्स से ही आपका आंसर डिसाइड होता है। ऑप्शन में भी आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं और क्वेश्चन के अंदर भी आपको कीवर्ड्स ही ढूंढने हैं कि कीवर्ड्स क्या है, इसमें कीवर्ड कौन सा है। अब कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना मेंटेन रखते हैं, वैक्सीन जो इंडिया में लगाते हैं उनका टेम्परेचर कितना रखा है जाता है, वो अपन बात कर लेते हैं। तो जो स्पेसिफिक है कि साहब इस वैक्सीन के लिए इतना टेम्परेचर रखा जाएगा, वो स्पेसिफिक बात करेंगे उसके लिए, और जो बाकी सब कॉमन होगा वो अलग से बात कर लेंगे। तो देखो, मैं 2 वैक्सीन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। जो पहला वैक्सीन है वो है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, है ना, और इसी का दूसरा नाम होता है सैबिन। देखो OPV के मैंने जब कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ाई थी ना, उसमें भी इतना तो मैंने आपको बता दिया था, या हिस्ट्री में बताया होगा। जो वैक्सीनेशन का जिक्र जहाँ भी आया था, वैक्सीनेशन की लाइव क्लास रहेगी, लाइव कल, है ना। तो उसमें अपन वैक्सीनेशन में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, लेकिन उन पर सवाल आएगा। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद ये नहीं कि हाँ वैक्सीनेशन में भी तो डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिया, उसका इंतजाम अपन पहले ही कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो पोलियो वैक्सीन है, OPV नहीं लिख सकते, पोलियो वैक्सीन है ना, पोलियो
वैक्सीन। मैंने बताया था कि दो तरह का था, एक तो ओरल था, है ना, इस ओरल का नाम मैंने बताया था आपको साबिन, है ना, और जो साक था दूसरा किल्ड वैक्सीन। मतलब आप ऐसे लिखना चाहो ना, ये लाइव एटीन्यूटेड है, आप रूट को छोड़ दो, और ये आपका किल्ड है वैक्सीन, है ना, किल्ड। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि सैबिन को आप साबुन या साबुत, है ना, साबुत, साबुत का मतलब इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब बच्चों लाइव, है ना। तो सैबिन को मैंने बोला था साबुत से याद रखो। और साग मतलब जो साग सब्जी बनाते हैं हम, साग, उसमें क्या करते हैं, सब्जी बनाने से पहले तो मतलब सब्जी को काटते हैं, है ना, तो पका लिया, जिसको जो नॉनवेज खाने वाले वो पका के खाते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले उनको एनिमल को किल करना पड़ता है। तो साग जिसका बना दिया है वो तो किल्ड ही होगा। तो पोलियो वैक्सीन दो तरह का था, एक लाइव था जिसको सैबिन के नाम से बोला है, और एक किल्ड है जिसको हमने साग के नाम से बोला। तो कोल्ड चेन में किसकी बात कर रहे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की, जो सैबिन है। ओपीवी का मतलब ओरल, जो कि लाइव एटीन्यूटेड है। वैक्सीनेशन में मैं सारे टर्म बताऊंगा कल आपको, लेकिन ओपीवी के लिए जो रूटीन स्टोरेज है वो होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर अपन को करना हो किसका, वैक्सीन ऑफ ओरल पोलियो का, लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर आपको करना हो तो उसको फ्रीजर के अंदर -20 से -40 डिग्री के टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको सीधे सीधे ये सवाल पूछा जाएगा कि साहब कौन सा वैक्सीन है जिसको डीप फ्रीज़र में या जिसके लिए डीप फ्रीजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर उसमें आएगा ओपीवी। उसमें ज़रूरी नहीं है आपको स्पेसिफिकली ये कहा जाए कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या रूटीन स्टोरेज, वो सीधा सीधा पूछेगा इन 4 में से कौन सा वैक्सीन ऐसा है जिसके लिए आपको डीप फ्रीजर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये पोलियो वैक्सीन है। अगर पोलियो को हमें थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करना हुआ तो हम उसको फ्रीजर में रखेंगे -20 से -40 डिग्री पे। अब येलो फीवर का जो वैक्सीन है ना, उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो -30 डिग्री से लेकर के और +5 डिग्री के बीच में आपको इसको स्टोर करना पड़ता। तो ये बच्चों क्या है, ये यूनिक, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जो इनकी डिमांड है कि साहब इतने टेम्परेचर भी ये इनको रखना है, तो ये 2 वैक्सीन हो गए। येलो फीवर को येलो से कर दिया, ठीक है। तो येलो फीवर -30 से, बाकी सब कितने, 2 से लेकर के 8। तो ओपीवी का भी जो रूटीन स्टोरेज है वो तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, मतलब +2 से लेकर के +8। लेकिन जब ओपीवी को, ओरल पोलियो वैक्सीन को आपको डीप फ्रीजर में रखना हो, कब, जब आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना हो, लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखना है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। 2 वैक्सीन है, ओपीवी और येलो फीवर। येलो फीवर इसलिए क्योंकि -30 है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देना, येलो फीवर में फिर भी आपका +5 तक से काम चल जाएगा, मतलब +2 टू +8 के बीच में आएगा ना, +5। तो येलो फीवर को भी आप नॉर्मल टेम्परेचर पर मेंटेन कर सकते हो, डीप फ्रीजर में रखोगे तो भी चल जाएगा, और +2 से +8 वाले में 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर अगर आप रखेंगे तो येलो फीवर का वैक्सीन भी सेफ रहेगा। इनके अलावा जितने भी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन शेड्यूल में जितने भी वैक्सीन है, उन सबको अपन किस में रखते हैं बच्चों, 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री तक। तो स्पेसिफिकली ओरल पोलियो वैक्सीन और येलो फीवर। ओरल पोलियो वैक्सीन को अगर लॉन्ग टर्म आपको स्टोर करना है तो -20 से -40 तक रखना ही पड़ेगा। येलो फीवर को आप -30 से लेकर के और +5 तक किसी भी टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी रेंज थोड़ी वाइड है। बाकी सारे वैक्सीन की रेंज रहती है वो +2 से लेकर के +8 है। तो जो ओपीवी के लिए रूटीन वैक्सीनेशन या रूटीन स्टोरेज की जो रेंज है वही है आपकी ऑल अदर वैक्सीन की रेट। इसको अपन बोलते हैं इंडिया के अंदर कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ इंडिया। कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये ए होना चाहिए असल में, INDIA, इंडिया, है ना।
इंडिया की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है बच्चों, है ना, इंडिया, तो ये ए आएगा आपका, राइट। तो कोल्ड चेन का टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो +2 से लेकर के +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक 4 ऑप्शन दे देंगे टेम्परेचर के, हो जाएगा। डाइलुएंट्स क्या होते हैं बच्चों? डाइलुएंट्स होते हैं जब आपको पाउडर फॉर्म में कोई अगर वैक्सीन दी जा रही है ना, और उसको आपको फिर डाइल्यूट करना है ना, लगाने से पहले वैक्सीनेशन साइट पर, तो आप उसमें डाइलुएंट मिला करके थोड़ा सा उसको हिलाते हैं और डाइल्यूएंट के बाद में उसको आप लगाते हैं। तो डाइल्यूएंट को भी कितने पे स्टोर करते हैं? 2 से 8 के बीच में, और कैन बी केप्ट आउटसाइड दी कोल्ड चेन। कुछ डाइल्यूएंट को रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो और कुछ को आप कोल्ड चेन में वैक्सीन के साथ भी रख सकते हो, तो भी डाइल्यूएंट खराब नहीं होगा। नॉर्मल सलाइन होता है यूजुअली, या कोई और भी डाइल्यूएंट है, तो वो डाइल्यूएंट को आप डिस्टिल वाटर है या नॉर्मल सलाइन व्हाटएवर, डाइल्यूएंट को आप वैक्सीन के साथ में रखते हो रूटीन वाले, यानी कि -2 से +8, तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि साहब हमारे पास जगह नहीं है और हम केवल वैक्सीन को रख सकते हैं, तो आपने अगर रूम टेम्परेचर पे भी डाइल्यूएंट को रखा तो वो खराब नहीं होता है। विटामिन ए पर भी अलग से पूछते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इट इज़ स्टोर्ड आउटसाइड द कोल्ड चेन। विटामिन ए को अपन सप्लीमेंट करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल के साथ में, ताकि उसकी डोज चली जाए टाइमली, मिस नहीं हो। लेकिन जब स्टोरेज की बात आएगी विटामिन ए के, तो विटामिन ए को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करते हैं, ना कि कोल्ड चेन के। तो समझ में आ गया बच्चों, कोल्ड चेन में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो स्पेशली ज़्यादा ठंडा वाला टेम्परेचर चाहिए वो ओपीवी के लिए चाहिए, जब लंबे समय के लिए रखना हो -20 से -40, येलो फीवर -30 से +5 तक। विटामिन ए को आउटसाइड द कोल्ड चेन, डाइल्यूएंट को आइदर इन कोल्ड चेन और आउटसाइड द कोल्ड चेन, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंपोनेंट है बहुत ही आसान है, अपन एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि भाई मैन्युफैक्चर साइट कहाँ थी, मान लो बद्दी में है हिमाचल के, या महाराष्ट्र के किसी उसमें है, या कसौली में है कहीं साउथ इंडिया में, तो वहाँ से अपने को चलना है और पहुँचना है अपने को एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट तक। तो लेवल कौन कौन से होंगे? जैसे फैक्ट्री से पहले सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? स्टेट लेवल पर। भाई जैसे मान लो राजस्थान की मैं बात करूँ, तो पूरे राजस्थान में जो वैक्सीन की सप्लाई होनी है, वो पहले तो वैक्सीन फैक्ट्री से कहाँ पहुँचेगा? जयपुर में पहुँचेगा ना, जैसे कैपिटल जयपुर है, तो स्टेट लेवल का जो माल आएगा वो कहाँ आएगा? जयपुर में। तो स्टेट लेवल सबसे पहले शुरू होगा। सो पहला लेवल कौन सा हो गया बच्चों? स्टेट लेवल। उसके बाद में राजस्थान में आ गया, मान लो राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भेजा जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट हेडक्वार्टर या रीजनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी पीएचसी जाती हैं बच्चों, तो ये पीएचसी लेवल पर भेज दिया। पीएचसी से कहाँ जाएगा बच्चों? सब सेंटर जहाँ आंगनवाड़ी या आंगनवाड़ी वर्कर एएनएम काम करती हैं वहाँ सब सेंटर पर सब सेंटर से वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन करना है। मतलब जिस गांव में, जहाँ स्कूल में, जहाँ भी वेन्यू रखा है आपने, या अगर घर घर जा कर के लगाना है, तो उस सब सेंटर के अंडर आने वाला एरिया, जितने भी गांव हैं, 2 गांव 4 गांव जितने हैं, वहाँ लगा दिया जाएगा। सेशन का मतलब कि जिस दिन शेड्यूल है कि सब आज टीका लगाया जाएगा, जैसे हर गुरुवार को लगाते हैं, है ना, तो हर गुरुवार को सब सेंटर से गाड़ी निकलेगी और अपने गांव जा करके घर घर में वैक्सीनेशन करके आएगी। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे कोल्ड चेन का, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला या डिफ़िकल्ट कह सकते हो हल्का सा, वो ये है कि साहब किस लेवल पर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहले तो इसको समझ लो। देखो, कंपोनेंट का मतलब कि आपको मैंने बताया, जैसे कोल्ड चेन में तो टेम्परेचर ही तो मेंटेन करना है, तो टेम्परेचर किस लेवल पर किस चीज़ के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, वही उसका कंपोनेंट है। भाई जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर हम किस डिवाइस से या किस तरीके से अपन मेंटेन कर रहे हैं, वही उसका कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल का मतलब हो गया कि साहब पूरे स्टेट का जो स्टॉक है वो आएगा स्टेट हेडक्वार्टर या कैपिटल कह सकते हो, जैसे जयपुर में आया, है ना,
तो जयपुर में आप इतना तो समझ ही सकते हो कि बहुत कम वैक्सीन आएंगे या बहुत ज़्यादा वैक्सीन आएंगे। बहुत ज़्यादा वैक्सीन आएंगे। बहुत ज़्यादा का मतलब स्टेट में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चर साइड से अपन स्टेट लेवल पर मंगा रहे हैं हेडक्वार्टर पर, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका स्पेस बहुत बड़ा होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है ना भाई, जहाँ ज़्यादा स्टोर करना है वहाँ ज़्यादा जगह चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट को अपने डिस्ट्रिक्ट का ही चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना भेजना है, और जो स्टेट लेवल है उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट से जब आप पीएचसी पर भेजोगे तो डिस्ट्रिक्ट पे तो हर सारे पीएचसी का है। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 20 पीएचसी आती है, 15 पीएचसी आती है, तो उन 15 की 15 पीएचसी का तो डिस्ट्रिक्ट पर इकट्ठा होगा, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ भेजेगा उसको? पीएचसी लेवल पर। तो एक पीएचसी पर तो डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी कम होगा। तो जैसे जैसे लेवल छोटा होता जा रहा है आपका स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है, क्योंकि बड़े लेवल पर सबसे ज़्यादा अमाउंट स्टोर की जाएगी और उससे छोटे लेवल पर उससे कम अमाउंट स्टोर की जाएगी, उससे भी छोटे लेवल पर उससे भी कम अमाउंट स्टोर की जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि किस लेवल पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो स्टेट लेवल है बच्चों, उसमें अपन यूज़ करते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स। वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम का मतलब ये है कि पूरे के पूरे बड़े बड़े हॉल होते हैं, उन हॉल का या कमरों का टेम्परेचर कम करके रखते हैं। भाई 1, 2, 10, 20, 100, 50 तो इंजेक्शन होंगे नहीं वैक्सीन के, पूरे के पूरे बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे, है ना, बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में अगर वैक्सीन होगा तो पूरा कमरा आपको रखना पड़ेगा, ताकि उसमें आप इतना यूज अमाउंट को स्टोर कर सको। तो उस ठंडे रूम का नाम दे दिया है वॉक इन कोल्ड रूम्स। वॉक इन कोल्ड रूम, देखो रूम है लेकिन कोल्ड है, फ्रीजर नहीं है। आप इसको अगर बार बार कंफ्यूज होते हैं ना टेम्परेचर कितना, तो अपने फ्रीज में यूजुअली फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक ऊपर वाला फ्रीजर जिसको बोलते हैं, और एक नीचे वाला नॉर्मल जो बड़ा वाला एरिया होता है वो फ्रीज का, है ना। तो फ्रीज का टेम्परेचर +2 से +8 के आसपास रहता है। फ्रीजर का +4 रखते हैं यूजुअली, +4 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 होता है, कभी 4, 5 कम ज़्यादा कर लेते हैं। और फ्रीजर का टेम्परेचर है वो -20, -30 तक जाता है, जहाँ अपन को बर्फ़ जमाते हैं ना, कि भाई आइस क्यूब बनाना है या आइस पैक बनाने हैं, तो वो आप रख देते हो, जो अलग अलग सांचे हैं, आइसक्रीम जमानी है, कुल्फ़ी जमानी है, तो आप उसमें मटेरियल रख के और उसमें फ्रीजर में रख देते, थोड़ी देर में बर्फ़ जम जाती है, आइस जम जाती है, तो वो हो जाता है फ्रीजर वाला। तो यहाँ तो छोटा फ्रिज तो है नहीं ना, बड़ा फ्रिज है, यहाँ तो पूरा कमरा ही कमरा ठंडा है। तो नॉर्मल जो अपन को टेम्परेचर चाहिए +2 से +8 का, वो तो अपन वॉक इन कोल्ड रूम होता है। और जहाँ डीप फ्रीजर वाला अपन को टेम्परेचर चाहिए उसको बोलते हैं वॉक इन फ्रीज़र। मतलब वो फ्रीज़र भी इतने बड़े बड़े हैं कि पूरे बड़े कमरे का टेम्परेचर -20 से -40 रखा गया है। स्टेट लेवल पर जो स्टॉक आता है वो कब तक स्टोरेज कर सकते हैं अपन? 3 महीने तक। मतलब 3 महीने तक आप स्टेट लेवल से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे सप्लाई कर सकते हो। 3 महीने तक का स्टॉक आप रख लेते हो। और 2 से 8 डिग्री पर 3 महीने तक नॉर्मल जितने भी रूटीन वैक्सीनेशन के जो वैक्सीन है वो ख़राब नहीं होंगे, और फ्रीज़र में जिनको फ्रीज़र में रखा जाना था वो ख़राब नहीं होंगे, जैसे OPV है ना, लंबे टाइम तक स्टोर करना पड़ रहा है। तो क्योंकि बाकियों के लिए टेम्परेचर यही चाहिए तो इसी पर वो बने रहेंगे। अब जो स्टेट लेवल वाले हैं वहाँ से मान लो वैक्सीन भेज दिए कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर अपन स्टोर करते हैं, ये स्टोरेज है, कंपोनेंट फॉर स्टोरेज, है ना। ट्रांसपोर्ट होके आ गए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी टेम्परेचर मेंटेन किया। अब अपन ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है बच्चों, वहाँ पर ILR और DF, ILR बोलते हैं हम आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। अब आ गए हैं किस पर? रेफ्रिजरेटर पर। लेकिन ये 2 तरह के होते हैं, लार्ज और स्मॉल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्योंकि ज़्यादा माल रहेगा तो वहाँ पर लार्ज ILR रहेंगे, और PHC लेवल पर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में कम माल चाहिए, कम स्टॉक चाहिए, तो उसको स्मॉल ILR कहेंगे। और
टेम्परेचर बहुत कम रखना है तो उसको डीप फ्रीजर बोलेंगे। तो बड़ा वाला डीप फ्रीजर कहाँ चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और छोटा वाला डीप फ्रीजर से काम चल जाएगा पीएचसी लेवल पर। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो यहां स्टेट लेवल पर खूब स्टोर किए जाते हैं धुआंधार, मतलब होता है स्टोर हमेशा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट से 1 महीने के भीतर भीतर आप अलग अलग पीएचसी पर भेज सकते हो। इवन पीएचसी पर भी 1 महीने तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सब सेंटर स्टोरेज के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टोरेज की जो लास्ट यूनिट है बच्चों, वो पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। कोल्ड स्टोर का, कोल्ड चेन का जो स्टोरेज वाला जो लास्ट यूनिट है, आखिरी यूनिट है, वो है पीएचसी। पीएचसी के बाद में सब सेंटर पर तो जिस दिन वैक्सीनेशन करना हो उस दिन या उससे 1-2 दिन पहले पहुंचाते हैं। यानी कि आपको 2 दिन से 3 दिन के बीच में अगर आपको वहाँ स्टोर करना पड़ रहा है तो कर सकते हो। 48 घंटे से 72 घंटे तक स्टोर कर सकते हो। और किसके माध्यम से आप करेंगे बच्चों, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, वैक्सीन कैरियर के माध्यम से। वैक्सीन कैरियर होते हैं, डे कैरियर होते हैं, इनका टेम्परेचर +2 से +8 के बीच में ही मेंटेन किया जा सकता है। और सेशन लेवल का मतलब जिस दिन वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड है, जिस दिन वैक्सीनेशन होना है, उस दिन अपन किस में ले जाते हैं, फुली फ्रोजन आइस पैक होता है वैक्सीन कैरियर। और आइस पैक का मैं आपको, ये कोल्ड बॉक्सेज है ना आइस पैक वाला, इसकी मैं आपको फोटो भी दिखा रखी है। तो ये +2 से +8 के ही रहेगा। ये 1 से 3 घंटे में, जिस दिन सेशन पे गए हो, अगर आपने आइस पैक या कोल्ड बॉक्स में रखा है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, कुछ घंटों तक ही रख सकते हैं जब तक वैक्सीनेशन आपका पूरा हो जाए। और कुछ घंटे मतलब 1 से 3 घंटे बस, ठीक है ना। तो एक बार ज़रा बॉक्स के नंबर देख लें। इसमें आपको मैं दोबारा बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, कुछ नहीं है। कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। कोल्ड चेन में 2 चीज़ें होती हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। और दोनों ही चीज़ों के दौरान आपको टेम्परेचर जो ऑप्टिमम है वही मेंटेन रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, +2 से लेकर के +8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन स्टोरेज के लिए आपको लंबे समय तक स्टोरेज करना है, जैसे ओपीवी वैक्सीन को, तो -20 से -40 का टेम्परेचर चाहिए। अब स्टोरेज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पीएचसी लेवल पर, बस स्टोरेज। स्टोर का मतलब होता है कि आज वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन अगले महीने है, लेकिन आपने पहले स्टॉक मंगा के रख लिया क्योंकि एंड टाइम पर अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं है, गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में टाइम लग गया, कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो शेड्यूल वैक्सीनेशन है वो डिले हो जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपनी पीएचसी लेवल पर या अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। भाई डिस्ट्रिक्ट वाले जो सीएमएचओ साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके स्टॉक में एडिक्वेटली वैक्सीनेशन अवेलेबल है कि नहीं है। फिर पीएचसी पर जो एमओआईसी होता है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि सब वैक्सीनेशन स्टोर बराबर है कि नहीं है। लेकिन पीएचसी से छोटी यूनिट पर वैक्सीन्स कभी स्टोर नहीं होती हैं। सब सेंटर पर कभी वैक्सीन को स्टोर नहीं किया जाता, सब सेंटर पर केवल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 2 से 3 दिन तक सब सेंटर पर रखे जा सकते हैं। मान लो आज का प्लान था, सब सेंटर पर पहुंच गए वैक्सीन, लेकिन एक दिन, उस दिन जिस दिन का प्लान था, उस दिन एएनएम अगर बीमार हो गई, आशा सहयोगिनी अगर बीमार हो गई, तो अगर उस दिन पोस्टपोन्ड हो गया तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन को वापस पीएचसी पर रख के जाना पड़ेगा। आप सब सेंटर पर वैक्सीन रख सकते हो दूसरे दिन, तीसरे दिन तक बस। अगर कोई आशा सहयोगिनी या एएनएम या जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो अगर 10 दिन के लिए बाहर चला गया, तो क्या करना पड़ेगा, सब सेंटर से वापस पीएचसी जा करके उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि सब सेंटर पर आप नहीं रख सकते लंबे समय के लिए, स्टोरेज के लिए सब सेंटर नहीं होता। इतनी सी बात। तो सब सेंटर और सेशन लेवल तो केवल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हैं। और जिस दिन वैक्सीनेशन होगा, सेशन जिस दिन है वैक्सीन का, उस दिन अपन आइस पैक में या कोल्ड बॉक्स में ले जा सकते हैं, और ये 1 से 3 घंटे में आपको यूज़ कर लेना है उसको, ठीक है ना। और जो वैक्सीन कैरियर्स होते हैं उसमें आप उसको 2 से 3 दिन तक रख सकते हो सब सेंटर के लेवल पर। डे कैरियर में भी आप
डे कैरियर में भी आप 2 से 3 दिन रख सकते हो। ये जो 2 डब्बे आप देख रहे हैं ना, ये लो। तो जो कोल्ड बॉक्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटी को कैरी करने के लिए ले जाते हैं। 4 आइस पैक यूज होते हैं, ये 1, 2, 3 और 4 कोल्ड बॉक्स में। ये वैक्सीनेशन वाले डे पर ही आपको ले जाना है सब सेंटर से। जैसे सब सेंटर पर मान लो 4-5 गांव है, मान लो 5 गांव अलग अलग है ना, तो सब सेंटर पर जिसकी भी जो भी आशा या ANM है वो ले जाएगी, है ना। तो किस में ले जाएगी? कोल्ड बॉक्स में ले जाएगी। कोल्ड बॉक्स आइस पैक रहते हैं। जैसे आपने पुराने ज़माने में जो गन्ने की जूस की दुकानें होती थी, पुराने ज़माने में, आजकल चीज़ें बदल गई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक वो थर्मोकोल का एक बॉक्स रहता था जिसके अंदर बर्फ़ रखी रहती थी, तो वो बर्फ़ काफ़ी देर तक पिघलती नहीं थी। उसी तरह से ये एक बॉक्स थर्मोकोल का नहीं, ये तो अच्छे से प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ये जो है ना, ये 2, 3, 4 ये आइस पैक हैं। इनमें पानी भरा, उसको फिर जमाया उसको, और उसके बाद में उसको इसके अंदर रख दिया है बॉक्स के अंदर, और बीच में आपके वैक्सीन्स रख दी है ना। तो 4 आइस पैक यूज होते हैं। सेशन वाले टाइम पर पहुंचना होता है। 16 से 20 वाइल इसमें रखी जा सकती है। किसी भी पॉइंट पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 16 से 20 पूछ सकते हैं, 4 आइस पैक पूछ सकते हैं। डे ऑफ वैक्सीनेशन पे ही आपको यूज करना है। वैक्सीन कैरियर जो होते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं वैक्सीन कैरियर सब सेंटर लेवल पर, है ना। तो इसमें आप 2 से 3 दिन तक, 48 से 72 घंटे तक यू कैन कीप, कि वो ठंडा रहेगा, है ना। तो ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं आइस पैक प्लेस इन द बॉटम एंड साइड्स, साइड में भी रख रहे हैं, बॉटम पे भी रख रहे हैं। और ये जो टी वाले जितने भी वैक्सीन है ना, चाहे वो DPT हो, चाहे वो TT हो, चाहे वो DT हो, इनको डायरेक्ट बॉक्स के कांटेक्ट में नहीं रखना है, आइस पैक के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं रखना है, ख़राब हो सकते हैं, है ना। तो उनको आप थोड़ा सा बाहर रख दो, दूर रख दो, या एक और डब्बा रख के उसमें रख दो आप, या नीचे कोई दूसरे वैक्सीन रख दो, उनके ऊपर आप रख दो, ताकि वो बॉटम वाली आइस पैक के डायरेक्ट टच में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सीधा सीधा मैं आपसे क्वेश्चन पे बात करूंगा जो बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन देखते हैं आपको समझ में नहीं आता है, सारे इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछ लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, इंडिया के भीतर जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। कंपोनेंट मतलब वॉक इन रूम, वॉक इन फ्रीजर, ILR भी छोटे और बड़े। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया इज ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ILR की फुल फॉर्म भी पूछ ली थी, तो फुल फॉर्म तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का मतलब होता है कि वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन के फेलियर का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ILR के लेवल पर ही फेल होता है। तो ILR इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। कोल्ड चेन का टेम्परेचर +2 से +8 के बीच में रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है, याद रखना। लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन इंडिया प्राइमरी हेल्थ, मतलब प्राइमरी हेल्थ लेवल मिनिमम या स्मॉलेस्ट यूनिट या लेवल ऑफ स्टोरेज है वैक्सीन के लिए। फिर PSC सबसे छोटा लेवल है, स्टोरेज की बात हो रही है। PSC के बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद में स्टेट लेवल आ जाता है, और PSC से छोटे लेवल यानी कि सब सेंटर या वैक्सीनेशन साइट पर कभी स्टोर नहीं करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द मिनिमम लेवल, ILR इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट, एंड 2 से 8 इज द टेम्परेचर। तो PSC सबसे छोटा लेवल क्यों है? क्योंकि बिलो PSC आपको वैक्सीन को केवल ट्रांसपोर्ट करना है और स्टोरेज नहीं करना है ना। तो ऑन इम्यूनाइजेशन डेज, है ना, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर में आपको ट्रांसपोर्ट करना है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैक्सिमम चांसेज ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इन इंडिया इज सब सेंटर एंड विलेज लेवल, यानी कि कोल्ड चेन की फेलियर का मतलब कि आपने जितना टेम्परेचर रखा जाना चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं रखा और वैक्सीन जो है वो इनइफेक्टिव हो गई, ख़राब हो गई, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, उसने कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराया।
तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सब सेंटर और विलेज लेवल पर। इसको आप आसानी से समझ सकते हो। सब सेंटर पर कौन होते हैं? आपके आशा सहयोगिनी या ANM अगर कोई होती है, तो उनको एक्चुअली उनकी ट्रेनिंग कई बार इतनी अच्छी नहीं हो रखी होती है कि उनको नहीं पता होता कि इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत कम तो बेचारों की सैलरी होती है और इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चा रो रहा है, मतलब गांव की ही होती है यूजुअली, है ना, तो वहाँ रख के चलेगी वैक्सीन को, तो सब सेंटर पर या जहाँ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, सेशन जहाँ पर था, वहाँ रख के चलेगी। एकदम से बच्चा याद आएगी, और यार बच्चे को तो आज तो खाना तो खिला के नहीं आई थी, मैं तो सुबह जल्दी आ गई थी, या सासू माँ ने कुछ काम के लिए बोला था, बीच में छोड़ के चल दी। उसको लगता है कि अरे ये मैं आके कर लूँगी, टीका ही तो लगाने, आके लगा दूँगी। तो दूसरा क्या होता है कि कभी अगर लाइट वाइट की बात करें तो लाइट गांव में इतनी आती नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं रहती है। तो सबसे ज़्यादा फेलियर की संभावना कहाँ पर होती है? मैक्सिमम चांस कहाँ होते हैं? सब सेंटर एंड विलेज लेवल पर। ठीक है। कोल्ड चेन अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कह रही है कि साहब +2 से +8 के बीच में करना है, तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसको चेक करोगे, या ऐसे अंदर जा कर के हाँ मुझे लग रहा है कि ठीक टेम्परेचर है? नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर आपसे पूछे तो बता देना, डायल थर्मोमीटर, है ना। डायल थर्मोमीटर सिंपल, जैसे डायल होता है ना, मैंने आपको कई बार बताया है कि हवा भरवाने जाते हैं, वो जो डायल होता है उस तरह का, है ना। या डायल वाली घड़ियाँ आपने देखी है, तो वो थर्मामीटर में भी डायल होता है, ठीक है ना। तो डायल थर्मामीटर अपन यूज़ करते हैं कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब 2-2, 4-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के बारे में, वो भी अपन बात कर लेंगे। आइस पैक के बारे में बात कर लेंगे। तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इंडिया के अंदर। टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉनिटरिंग किससे करते हैं? अभी बताया, डायल थर्मामीटर से। कितनी बार करते हैं? ये भी सवाल पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा। दिन में 2 बार, या इसको मैं BD लिख देता हूँ ताकि आपको BD का मीनिंग भी पता चल जाए। ट्वाइस अ डे, है ना, दिन में 2 बार। ILR इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑल वैक्सीन। सारे वैक्सीन को स्टोरेज कर सकते हो, क्योंकि सबको 2 से 8 डिग्री में करना है। ये जो बड़े वाले ILR थे ना, जैसे मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और PSC पर स्मॉल ILR थे और स्मॉल डीप फ्रीजर थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लार्ज ILR और लार्ज डीप फ्रीजर थे। तो जो 300 लीटर के या 240 लीटर वाले रेफ्रिजरेटर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए सप्लाई होते हैं, और 140 लीटर वाले हैं वो PSC के लिए सप्लाई होते हैं। कैपेसिटी है उनकी। बड़े वाले हैं वो 300 लीटर या 240 लीटर के हैं, छोटे वाले जो रेफ्रिजरेटर हैं वो 140 लीटर। ILR जो है रेफ्रिजरेटर है एक तरह का, उसको हॉरिजेंटल लेवल पर रखना चाहिए, जो सरफेस एकदम हॉरिजेंटल हो, कहीं टेढ़ा आड़ा झुक नहीं रहा हो, और वॉल से उसको कम से कम 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन में देते हैं कि सब ये बात इनके लिए सही है। ILR कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इफ प्रोवाइडेड विद इवन 8 आवर ऑफ अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डे। अगर दिन में, जैसे अपने देश में बिजली एक बड़ी समस्या रही है, और आज भी बहुत से स्टेट में बिजली एक बड़ी समस्या है, और कोल्ड चेन में रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आप बिजली से ही मेंटेन कर रहे हो, तो आपको कितनी बिजली मिनिमम चाहिए? 8 घंटे अगर निर्बाध, मतलब अनइंटरप्टेड, एक बार में भी लंबी 8 घंटे तक बिजली रही, तो आपकी कोल्ड चेन कभी ख़राब नहीं होगी। आपकी जो वैक्सीन है वो बढ़िया बने रहेंगे, कोल्ड चेन का पूरा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ये ILR के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। आइस पैक के बारे में भी मैं बता देता हूँ बच्चों थोड़ा सा। आइस पैक इज़ प्रिपेयर्ड बाई कीपिंग इन डीप फ्रीजर। रेफ्रिजरेटर का जो डीप फ्रीजर वाला पार्ट है उसमें प्रिपेयर किया जाता है आइस पैक को। मैंने बताया था ना, प्लास्टिक का एक डब्बा सा था, उसमें पानी भरा था, उसको डीप फ्रीजर में रखा तो पानी जम के बर्फ़ हो जाएगा। अब वो आइस पैक बन गया आपके लिए। काय के लिए यूज़ करते हैं? टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सब सेंटर पर हो, चाहे वो सेशन की जगह पर हो, इन अ वैक्सीन कैरियर, है ना। टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग एन इम्यूनाइजेशन सेशन, ये काम रहता है किसका? आइस पैक का। हाँ, टोटल 320 से 340 ml कैपेसिटी, ध्यान रखना। वो जो 4 आइस पैक थे ना, जिसमें मैंने बताया था कोल्ड बॉक्स 4 आइस पैक थे,
तो एक के अंदर 320 से 340 ml का पानी रहता है, उसी को अपन जमा लेते हैं ना, ठीक है। इट हैज़ अ हॉरिजेंटल मार्क, ये क्या है, वाटर फिल लेवल होता है एज वाटर एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग। मतलब आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो कभी जब आपको पीएससी पर सब सेंटर पर ऐसा करना पड़ेगा, जब आपको वो बनाना है, क्या बनाना है, आइस पैक। तो ऐसा नहीं है कि आइस पैक को पूरा भर करके और उसमें रख दोगे, पूरा भर के रख दिया तो वो आइस पैक आपका फट जाएगा, बिकॉज जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका एरिया एक्सपांड होता है ना, वो ज़्यादा जगह घेरता है ना जब वो जमता है तो इसलिए उस पर एक हॉरिजेंटल मार्क होता है, उससे ज़्यादा आपको पानी उसमें नहीं भरना होता है। नथिंग शुड बी एडेड टू वाटर फॉर फ्रीजिंग इन एन आइस पैक। ये सवाल पूछा गया था कि आइस पैक में पानी को फ्रीज करने के लिए क्या मटेरियल उसको असिस्ट करने के लिए या उसको बेटर जल्दी फ्रीज करने के लिए क्या ऐड करते हैं। तो 3 में तो आपको कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, चौथा दे देंगे नन, तो इसमें आंसर आपका नन जाएगा, है ना। जनरली 2 होल होते हैं, मीन फॉर कीपिंग वैक्सीन, वैक्सीन रखने के लिए 2 होल इसमें बने हुए रहते हैं, ठीक है। आइस पैक हो गया। डायल थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, कोल्ड चेन में ILR के अंदर रखते हैं, पीएससी लेवल पर। थर्मोकपल थेरेपी या प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है, थर्मोकपल, है ना, ट्वाइस डेली रिकमेंडेड है, ये भी अपन ने बता दिया। थोड़ा गला सूख सा रहा, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये अपन ने इम्यूनोग्लोबिन्स की बात अपन बाद में करेंगे, इम्यूनिटी के साथ में बात करेंगे, और अपन ने कोल्ड चेन के बारे में बात करी है। एक छोटा सा टॉपिक और है, रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन में नेक्स्ट क्लास में किसी भी क्लास के साथ में आपको बता दूंगा, या मैं 2-3 बातें आप जान लो वैसे ही, है ना, इसमें जब आएगा तब मैं दोबारा बता दूंगा। किसके लिए करते हैं ये ध्यान रख लेना। रिवर्स कोल्ड चेन करते हैं अपन पोलियो की सैंपलिंग के लिए। भाई कोल्ड चेन में क्या हो रहा था कि मैन्युफैक्चर साइट से एक्चुअल साइट जो थी वहाँ पर आपका वैक्सीन पहुंच रहा था, तो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा था। ये कोल्ड चेन थी। रिवर्स कोल्ड चेन क्या है कि एक्चुअल साइट से आप लेबोरेटरी तक भेज रहे हो पोलियो का सैंपल, AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वाले पेशेंट में आप स्टूल सैंपल ले रहे हो पोलियो के लिए और उसको आप भेज रहे हो लैब तक। तो इसमें भी आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, और उस कोल्ड चेन का ही नाम क्या है बच्चों, रिवर्स कोल्ड चेन। क्योंकि कोल्ड चेन तो मैन्युफैक्चर साइड से एक्चुअल साइट पर आ रही थी, ये पेशेंट साइड से, इंडिविजुअल साइड से या एक्चुअल साइड से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको अपन ने रिवर्स कोल्ड चेन बोला है। किस में यूज होती है, पोलियो में या AFP के केसेस में, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस में। तो रिवर्स कोल्ड चेन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल अपन लाइव क्लास रखेंगे वैक्सीनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।